2-3 दिन के क्लास के बाद जो आप लोग का बन के आया है, इसमें छोटी छोटी चीज़ डिस्कस कर दे रहे हैं। जैसे ड्राइंग में ये चीज़ मेंशन थी कि जहाँ पे यहाँ दरवाजे लगे हुए हैं दोनों तरफ, तो एक्चुअली होता क्या है कि जहाँ भी हम लोग डोर लगाते हैं तो वहाँ पे एक लोहे का दीवार में, मैसोनरी वॉल में फंसाने के लिए, हम लोग कॉमन भाषा में कहें तो एक बैरा लगा होता है, कुछ इस टाइप का। ठीक है। और ये डोर की फ्रेम में इन साइड तक गया रहता है। और अगर आप बहुत ध्यान से अपने घर का दरवाज़ा देखें, अगर बहुत फिनिशिंग नहीं की गई होगी, भाई जैसे मेरे घर में तो बहुत सेमी फिनिश्ड है, तो इस जगह पे उसका हल्का सा नट बोल्ट का दाग दिखाई देता है। मतलब दरवाजे की फ्रेम, अगर आप दरवाज़ा खोल के दरवाजे की फ्रेम देखेंगे तो आपको 2-3 जगह नट दिखाई देगा फ्रेम में। वही यहाँ पे फ्रंट पे नट लगा हुआ है और पीछे ये पूरा बैरा गया हुआ है लोहे का। तो ये क्या करता है, फ्रेम को वॉल से बांध के रखता है, स्टेबल रखता है। और इसके लिए लगभग 8 इंच, 9 इंच, 7 इंच जगह चाहिए होती है दीवार में। अगर आपका दरवाज़ा नॉर्मली लकड़ी का वुडन डोर बना हुआ है तो वैसे केस में, तो जो भी 3-3.5 फीट के दरवाजे हैं उनमें हम लोग को इधर भी और इधर भी दोनों तरफ 9 इंच चाहिए होता है। अगर नहीं मिलता है तो फिर जुगाड़ कर लेते हैं, तब बोल्टिंग कर लेते हैं। 1 मिनट जरा सा। तो यहाँ पे बैरे के लिए जगह या तो चाहिए होती है, अगर लिमिटेशन हो कि नहीं दे पाएंगे तो उस केस में छोटे बोल्ट से, मतलब तब बैरा ना लगा के लंबे बोल्ट ले लिए जाते हैं जो कि उतने गहरे ना हो, तो काम चला लिया जाता है। मतलब अगर आप यही वाल साइड पे चला लिए हैं और बैरा नहीं लगवाए हैं, फ्रेम नहीं टाइट करवाए हैं, तो भी पॉसिबिलिटी है, ऐसा नहीं कि पॉसिबल ही नहीं है। लेकिन अगर प्री प्लान चल रहे हैं तो बेटर है कि हम लोग यहाँ पे 9 इंच की या तो ब्रिक कॉलम बना लें, या फिर जो कॉलम हम लोग का आरसीसी वाला बनता है उसमें हम लोग बैरा फंसा लें। ठीक है। इसके लिए हम इस लेयर को आइसोलेट कर लिए तो आपका और बाकी सब ऑफ हो गया। यही करंट लेयर भी हो गई। लाइन लिया, ये चौड़ाई ऑलरेडी 4.5 इंच है, तो अगर हम 2.25 इंच इधर आ जाएं, 9 इंच यहाँ आ जाएं और यहाँ पे बंद कर लें। अब इन भाई साहब को मिरर कर दें, बीच में ट्रिम आउट कर दें, तो 4.5 इंच बढ़ गया, टोटल हमको 9 इंच मिल गया। 9 इधर से है ही, 9 इधर से है, काम हो गया है। और ये आपका ऑलरेडी मेजर्ड था 3 फीट 6 इंच, तो ये 2.25 इंच अगर हम लोग पीछे कर दें, पीछे करने के लिए हम एक कमांड यूज़ कर रहे हैं, स्ट्रेच। स्ट्रेच कमांड को पहले हल्का सा इंट्रोड्यूस कर दें। अभी आप लोग की क्लास ज़्यादा नहीं चली है। एस एंटर से स्ट्रेच है, सामने यहाँ पे दिया हुआ है। इसमें कहता है सेलेक्ट ऑब्जेक्ट्स टू स्ट्रेच बाय क्रॉसिंग विंडो और क्रॉसिंग पॉलीगन। तो हम अगर ऐसे सिलेक्शन देते हैं तो जो ऑब्जेक्ट इस विंडो के अंदर कंप्लीटली आती है वो मूव कर जाती है, और जो पार्शियली आती है वो स्ट्रेच करती है। तो फिलहाल 2 ऑब्जेक्ट जो फ्रंट पे हैं, मतलब ये और ये कंप्लीटली इस विंडो के अंदर आ रही हैं, और बाकी दोनों ऑब्जेक्ट जो ओपन है वो पार्शियली सेलेक्ट हो रही हैं। तो मैंने सिलेक्शन दिया, एंटर किया। बेस पॉइंट पूछ रहा है तो वो हम लोग ऑब्जेक्ट पे भी ले सकते हैं, कहीं और भी ले सकते हैं। कहीं भी मैंने बेस पॉइंट लिया, तो आप देखें तो 2 ऑब्जेक्ट मूव कर रही हैं और 2 खींच रही हैं। ठीक। अगर हम लोग ऑर्थो मोड ऑन रखें तो हम लोग क्लियर कट डायमेंशन भी दे सकते हैं। जैसे हम कहें कि 10 एंटर, तो वो अपनी करंट जो ओरिजिनल पोजीशन थी उससे 10 यूनिट सामने की तरफ खींच गया है। अब ये चीज़ हम यहाँ पे प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करके दिखा रहे हैं। हम एक डायमेंशन रख ले रहे हैं ताकि लाइव में आपको तुरंत से समझ में भी आ जाए। मैंने 2.25 इंच इसको इधर भेजा था, तो वही 3.5 फीट में 2.25 इंच कम है। एस एंटर स्ट्रेच किए, सिलेक्शन ऐसे दिए, तो जो दीवार की बीच वाली वर्टिकल लाइन है केवल वो पूरी सेलेक्ट हो रही है, बाकी सब चीज़ें पार्शियली सेलेक्ट हो रही हैं। सिलेक्शन किया, एंटर,
बेस पॉइंट कहीं हवा में दिया, ऑर्थो मोड ऑन है, माउस से डायरेक्शन दिए 2.25, एंटर, अपने आप सही हो गया। रिपीट कमांड यानी कि स्पेस बार, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, एंटर, बेस पॉइंट 2.25, एंटर, क्रॉस चेक कर लें, ये भी फिट हो गया। ठीक है, अब यही चीज़ हम लोग को हर जगह करनी है, तो बेहतर है कि हम लोग ऐसे कॉपी कर लें, मतलब ऐसे सेलेक्ट कर लें, कॉपी लिया कहीं ऐसी जगह जो हमको हर जगह मिल जाए। जैसे हम इस लाइन पे कहीं भी ले लेते हैं, चलिए एक जगह क्लिक कर लिए, अब इधर जाएं तो उसके परपेंडिकुलर पे शो कर देगा। देखिए परपेंडिकुलर पे क्लिक, आगे बढ़े क्लिक, क्लिक, पीछे आ गए इधर भी, सही पॉइंट पे बस क्लिक कर देना है। और अब हम लोग को आइडिया है पहले से कि कहाँ पे गड़बड़ है, ये भाई लोग पीछे चले जाएंगे, ये लोग मिट जाएंगे, यहाँ पे ये लोग चले जाएंगे। इतना मेहनत थोड़ा करना पड़ेगा, और ट्रिम करने के लिए ऐसे भी कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे डबल लाइनें आ जा रही थी। ठीक, इस तरह से हम लोग का करेक्शन तो हो जाएगा। अब ये जहाँ जहाँ होगा आप लोग ड्राइंग में देख लीजिएगा। ड्राइंग शहर के एक अच्छे आर्किटेक्ट की है, संदीप सुरेखा जी की। यहाँ मैंने शायद गलत कर दिया, बात करते करते ध्यान नहीं दिया हूँ। हाँ, ये कह रहा था कि जो ड्राइंग है वो शहर के बहुत अच्छे आर्किटेक्ट हैं, संदीप सुरेखा जी, उनके ऑफिस की ड्राइंग है। ड्राइंग में आपको अपने पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ गलतियां लग सकती हैं, तो कभी कभी होता क्या है कि क्लाइंट की नीड को सेटिस्फाई करने के लिए वो चेंजेस रहते हैं। जैसे मान लीजिए यही दीवार वाला ही केस था, तो क्लाइंट अड़ जाए कि नहीं मुझे 4.5 इंच का ही करना है, वहाँ पे 9 इंच का खटका नहीं बनाना है मुझे, भाई जिद पे आ गया तो ठीक है बना देते हैं, वो वाली बात है। तो उस तरह की चीज़ें हो सकती हैं। अभी आप लोग को सिंपल ड्राइंग की प्रैक्टिस करनी है, तो जैसा ड्राइंग में बना हो या तो वैसा बनाइए, और अगर आप उससे कुछ चेंज कर रहे हैं तो उसके पीछे आप कोई अपनी सॉलिड लॉजिक रखिए कि हम इस वजह से हम ऐसा कर रहे हैं। ठीक है, तो इसमें हम दरअसल दोनों चीज़ें कहते समय हम आपको एक बेसिक सी ट्रेनिंग दे रहे हैं कि या तो बॉस इज़ ऑलवेज राइट, अगर कुछ ब्लंडर किया तो भाई मान लीजिए उसकी बात। मैं खोज रहा हूँ कहीं पे वैसा दिख जाए। देखिए यहाँ पे वही कमी दिख रही है कि यहाँ पे तो भाई आपने इस साइड में 9 इंच का किया नहीं, इधर तो मिल जा रहा है 9 इंच, लेकिन यहाँ पे कहाँ मिल रहा है, यानी कि यहाँ पे भी हम 4.5 इंच का एक खटका बनाए तब जाके ये प्रॉपर होगा। ठीक है, इवन हालांकि ये 2.5 फीट का दरवाज़ा है, तो ये प्लास्टिक का दरवाज़ा हो सकता है पीवीसी का, तो उसके लिए उतने हैवी बैरे की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे चलिए दोनों बात है, छोटी दीवार भी रख सकते हैं नहीं भी, लेकिन यहाँ वाले पे बॉस इज़ ऑलवेज राइट, और या फिर अगर आप बॉस को अपोज कर रहे हैं तो आपके पास स्ट्रांग लॉजिक हो कि इस वजह से ऐसा किया। ठीक है, एक तो मुझे वो कमी दिखाई दी। दूसरा देखिए, जब हम लोग वॉल लेयर आइसोलेट कर रहे हैं तो ये आपकी वॉल ओपन एंडेड दिख रही हैं। जब हम लोग फाइनल आउटपुट्स देंगे तो उस समय वॉल्स में हैचिंग रहेगी। अभी आप लोग को जो ड्राइंग दी गई है तो ये जितनी सिंपल समझने में रही उसको दे दिया गया, तो इसमें वॉल हैचिंग नहीं है। ठीक है, लेकिन हम लोग को देनी रहेगी, तो उसका एक हल्का सा डेमो कहीं दे देते हैं। कहाँ दे दिया जाए जहाँ पे आप कुछ क्लोज्ड वॉल बनाए हों। ठीक है, एक मैं यहाँ लाइन बना दिया, एक लेयर बना रहा हूँ। आपका लेयर का नाम कॉपी कर लिए, पेस्ट किए,
और उसमें एक हैचिंग के लिए एच जोड़ दिया। मन किया अगर टाइपिंग स्पीड अच्छी है तो पूरा हैच लिख दिया। ठीक, अभी लाइन वेट पे नहीं जा रहा है, नहीं तो टॉपिक बहुत लंबा हो जाएगा। इसका कलर हम थोड़ा सा लाइट कर ले रहे हैं, हल्का कर ले रहे हैं, उसी कलर टोन में लाइट शेड में आ जा रहा है इधर। वॉल हैचिंग को ही करंट लेयर कर लिया। हैचिंग भी आपका यहीं सामने ही दिया हुआ है, कमांड है एच एंटर। हैचिंग कमांड पढ़ाने में मुझे करीब 1 से 1.5-2 घंटे लगेंगे, जैसा सिचुएशन रहेगा। अभी हम केवल बताने के लिए कर रहे हैं कि दीवार ऐसे ओपन एंडेड छोड़ने में क्या दिक्कत है। मैंने यहाँ पे देखिए तो क्लोज कर दिया, बाकी तरफ आप खुद ही क्लोज किए हुए हैं। यहाँ मैंने करंट लेयर ग्राउंड वॉल ग्राउंड फ्लोर हैच कर ली। यहाँ पे हैचिंग का कलर दे रहा है, इसको बाई लेयर दे दिया मैंने ताकि वही कलर उठाए। पैटर्न मैंने NC32 ले लिया है, अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट का 32 नंबर। मोस्टली जितना मैंने ड्राइंग्स आर्किटेक्ट्स की, इंजीनियर्स की देखी हैं, तो उसमें वो लोग ब्रिक वर्क इसी पैटर्न से शो करते हैं। अंदर क्लिक कर दिया। अब ये पैटर्न बहुत बारीक आया हुआ है, इसका स्पेसिंग बढ़ाने के लिए यहाँ पे स्केल दिया हुआ है, हैच पैटर्न स्केल। इसमें क्लिक करके इसको अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा कर लेना रहता है। 10 किए तो ठीक ठाक आ गया। स्कैप किया तो अभी देखिए तो वॉल पूरी ठीक से हाईलाइट हो रही है। ठीक, अगर आपको ये वॉल में हैच पैटर्न देना है, जो कि देना ही है, तो उसके लिए हमें ये वॉल हर जगह क्लोज करनी पड़ेगी। अब सारी लेयर आपकी अनआइसोलेट कर रहे हैं। इसमें प्रॉब्लम क्या है, जैसे आप शुरू में, अभी हालांकि मैंने कहा नहीं था डोर रखने के लिए, आपने रख दिया तो इसमें फ़ायदा क्या होता है मतलब तेज़ चलने में, कि आपको केवल वो नहीं पता चलता है जो गुरुजी बोल रहे हैं कि गुरुजी कह रहे हैं इस रास्ते से चलो। आपको ये भी पता रहता है कि हाँ उधर जाने पे क्या होगा, गड़बड़ी क्या आएगी वो भी पता रहता है। लेकिन टाइम इन्वेस्ट होता है, दोनों बात है, फ़ायदा नुकसान दोनों है। मतलब आप रोड पे भी गए और थोड़ा सा गड्ढे में भी चले गए, फिर गड्ढे से निकलेंगे तो अगली बार उधर तो बिल्कुल नहीं जाएंगे। जब हम डोर विंडो बनवाएंगे तो उसका हम प्रॉपर ब्लॉक बनवाएंगे, वो ब्लॉक लेयर्स पे होंगे और उनको हम लोग टूल पैलेट्स के थ्रू रखेंगे। ब्लॉक की प्रॉपर लाइब्रेरी हम लोग बनाएंगे, कुछ सैंपल दिखा देते हैं। ये एक बुद्धा BIT जो अपना गोरखपुर वाला बुद्धा है, वहाँ का डिप्लोमा का बच्चा है, वो लाइब्रेरी अभी ऐसे डेवलप कर पाया है अपनी डोर विंडो की। देख के भी लग रहा होगा कि सिस्टमेटिक है, मैनेजेबल है, क्या चीज़ बनी है क्या नहीं बनी है वो हम लोग को क्लियर है, सबकी डायमेंशन भी ठीक ठाक मेंशन है, सब एक ही जगह है। किसी भी प्रोजेक्ट में रखना हो तो फटाक से रखा जा सकता है। और ये सब के सब ब्लॉक हैं। ब्लॉक में कुछ फ़ायदे भी हैं, जैसे एक क्लिक पे मिरर हो जा रहा है, ऐसे रोटेट करना है तो एक क्लिक पे रोटेट भी हो जा रहा है बिना कोई कमांड दिए। ठीक है, तो ये सब सुविधा मिलेगी। इसके लिए भी हम डोर विंडो रखने से मना किए हुए थे। अब इन शॉर्ट आया जाए, अभी आपको अपनी वॉल लेयर पे ही रहना है। करंट लेयर वॉल किए, L इंटर लाइन किए, और अगर आप डोर सही डायमेंशन का रखे हुए हैं कॉन्फिडेंटली, तो फिर भी आपका ये नुकसानदेह नहीं होगा, फ़ायदा कर जाएगा। ठीक है, सही रखें। आप इस जगह पे एक पॉइंट पे लाइन लीजिए और यहाँ परपेंडिकुलर पे लीजिए। सॉरी, मैंने लाइन की जगह लीनियर ले लिया था।
और ये परपेंडिकुलर लाइंस आप हर जगह खींचते जाइए। ये चाहे आप ये बनाए हो चाहे ना बनाए हो, ये करना पड़ता है। डोर बना चुके हैं तो आपको एक फ़ायदा मिल रहा है कि ये वाला आपको पॉइंट परफेक्ट मिल जा रहा है। ये चीज़ जब अदिति करेंगी तो इनको एक लाइन लिया, वॉल लेयर करंट कर लें इनके में भी, एंटर लाइन यहाँ बनाया, थ्रू ऑफसेट लिए, 3.5 फीट का दरवाज़ा है तो 3 फीट 6 इंच या 42 एंटर किए, TR एंटर ट्रिम किए, इसको ट्रिम आउट किए। ठीक है, अब ये लाइन जैसे इस वाले केस में हम कहते हैं कि आप लोग इसको चाहें तो ये जो भी स्पेशल केस डिस्कस किए थे थोड़ा सा, इसको चाहें तो आप लोग 4.5 इंच आगे रख सकते हैं, तो लाइन यहाँ भी बन जाएगी, ये वाली ट्रिम हो जाएगी। तो अब हम लोग ये बॉस से थोड़ा अलग चले गए। बॉस बोला 4.5 इंच का बनाने का, हम लोग कहे नहीं हम लोग 9 इंच बनाएंगे। तो क्यों बनाए, तो सर बैरा लगाना था इसलिए बनाए। ठीक है भाई, कंटिन्यू। अब उसके बाद वो कम से कम ये तो कहेगा कि चलो कुछ दिमाग लगा के किया, ठीक है, गलती नहीं है, बेवकूफ़ी नहीं है, कुछ दिमाग लगाया है। तो अब इसमें वो इनपुट दे सकता है कि नहीं क्लाइंट की ये नीड नहीं थी, कमरे में खटका बन रहा है तो नहीं चाहिए था, ठीक है, अदर मैटर। सिमिलर वे में अगर यहाँ पे 2.5 फीट का दरवाज़ा बीच में काटना है जैसा ड्राइंग में दिया हुआ है, यहाँ पे है, थोड़ी देर के लिए यहाँ पे लेयर ऑफ कर लीजिए, या जैसे अगर ऑफ करेंगे तो डायमेंशन वाली ऑफ कर लिए, और अगर आइसोलेट करेंगे तो वॉल वाली कोई ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करके एंटर करिए तो वॉल आइसोलेट हो जा रही है। दोनों कर सकते हैं। अब इसमें देखिए जिस पे हमको मिड सही मिल रहा हो, इस पे तो मिड पता नहीं कहाँ मिलेगा, इस वाले पे मिड सही मिलेगा। मिड लिया, क्लिक किया, 2.5 फीट का दरवाज़ा है, यानी 2 फीट यानी 24 इंच, 6 इंच यानी जोड़ दिया तो 30 इंच, यानी कि हम 15 इंच का ऑफसेट दोनों तरफ ले लें तो हमको 2.5 फीट बीच में मिल जाएगा। ट्रिम किया, काम हो गया। ठीक है, तो अदिति का काम इस तरह से आगे बढ़ेगा कि उनको अपनी वॉल कंप्लीट करनी है तो ऐसे कटआउट्स मारने हैं, कंप्लीट कर देना है। और आपके केस में जितना मुझे भी समझ में आ रहा है, कोई और ट्रिक आपको सूझ जाए तो वो भी कर सकते हैं। जहाँ जहाँ दरवाजे दिख रहे हैं तो आपको L एंटर करके एक ही बार में से धुआंधार बनाते चले जाना है। और जब ये कंप्लीट हो जाए तो वॉल लेयर आइसोलेट कर लीजिए और एक राउंड हर जगह ट्रिम करते जाइए। जैसे यहाँ पे देखिए ये दोनों गड़बड़ी आ रही थी। यहाँ पे छोटी लाइन, आप हो सकता है अभी कहें कि इतनी छोटी लाइन कौन देखता है, और सही बात है। मोस्ट केसेस में, जैसे अगर आप किसी आर्किटेक्ट इंजीनियर की ड्राइंग देखें तो मोस्ट केसेस में लोग इतना ध्यान नहीं देते हैं। लेकिन अगर अभी आप लर्निंग फेज में हैं और इसी समय आप फाइन ड्राइंग सीख जाएं तो एक एक चीज़ पे ध्यान जाता है, और ये चीज़ें बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं अगर आप इंटीरियर डिज़ाइन में उतर रहे हैं तो। बारीकी पे नज़र नहीं है तो ब्लंडर्स होते हैं बहुत ज़्यादा। ये चीज़ करेक्ट करते चलिए। यहाँ पे क्यों ऐसे छूट गया है भाई, मुझे लग रहा है यहाँ पे आपका पल्ला आया हुआ है, इस वजह से गड़बड़ाया है। देख लें एक बार। सही जवाब। देखिए ये भाई साहब शिफ्ट दबा के एक्सटेंड हो जाएंगे और ये दोनों ट्रिम हो जाएंगे। डिस्टेंस तुरंत से क्रॉस चेक करके ऐसे चेक किए, रखना नहीं है, स्कैप कर दीजिए। ठीक है, वही सेम दिक्कत यहाँ भी लग रही है। ये दोनों डिलीट कर दिए और इन दोनों को सेलेक्ट किया। कई है क्या भाई, यहाँ पर कोई छोटी लाइन पड़ी हुई है, डिलीट कर रहे हैं। जब ऐसे आमने सामने लाइन दिखाई दे तो सेलेक्ट करके जे एंटर भी कर सकते हैं, ज्वाइन हो जाएगा। अगर सामने सामने लाइन होगी एकदम परफेक्टली इस तरह से कोलिनियर, तब तो वो ज्वाइन हो जाएगी। जे एंटर किया, ज्वाइन हो जाएगी। अनडू करें और इनको हम जानबूझ के थोड़ा सा हिला दे रहे हैं।
काफ़ी जूम किया, थोड़ा सा हिला दिया, अब दूर से देखने पर तो लग रहा है भाई कोलिनियर है। जे एंटर किए, सेलेक्ट करके एंटर किए, कह रहा है 0 ऑब्जेक्ट्स ज्वाइंड, 2 ऑब्जेक्ट्स डिस्कार्डेड फ्रॉम द ऑपरेशन। फिलहाल ये कोलिनियर नहीं थे इसलिए नहीं ज्वाइन किया है, तो उसी हिसाब से कोलिनियरिटी भी चेक हो जाएगी। ठीक है, तो आपकी फाइल में इस टाइप का थोड़ा सा रीवर्क बढ़ गया है, बट ये भी एक अलग प्रैक्टिस है, कोई नहीं। इस चीज़ को हम अप्रिशिएट करते हैं कि सही जा रहा है। इतना भी डिसिप्लिन्ड नहीं होना है कि बधे रहें, थोड़ा इधर उधर घूमे, नहीं तो फिर क्या ही किया। जैसे मैं कहूँ कि यहाँ मेरे घर से मेडिकल कॉलेज जाने का ये रास्ता है, तो ऐसा नहीं कि केवल यही रास्ता है, कई रास्ते हैं, और उसमें हम एक्नॉलेज कर रहे हैं कि कई बैचेज़ में हम जो तरीका बताते हैं बच्चे कई बार उससे बेहतर तरीका बता देते हैं, तो हम अगले बैच में इम्प्लीमेंट कर लेते हैं कि ठीक है भाई, सीख लिया। मतलब ये है कि गुरुजी कोई ज़रूरी नहीं कि फास्टेस्ट वे बता रहा हूँ, आप लोग ट्रायल ज़रूर करिए। जब आपका इस तरह से कंप्लीट होने लगेगा तब आप लेयर आइसोलेट करके और हैचिंग करेंगे तो जल्दी हो जाएगी। अभी हैचिंग नहीं करिएगा, जस्ट आपको बताने के लिए अभी कहे हैं कि इस तरह से होना है आगे काम, इसलिए बता दिया है, लेकिन अभी हैचिंग से बचिएगा, क्योंकि हैचिंग में भी हम थोड़ा सा दिमाग ज़्यादा लगवाएंगे, कई लेयर पे हैचिंग करवाएंगे, एक ही जगह पे कई चीज़ें बनेंगी, प्लिंथ बीम भी बनेगी वहीं पे ऊपर के मतलब फर्स्ट फ्लोर की बीम भी बनेगी, वहीं पे कहीं छत की प्रोजेक्शन होगी वो भी आएगी, स्लैब की भी हैचिंग उसी पे होगी, तो अभी इतने ही दूर में कई चीज़ें आने वाली हैं। तो अगर शुरू से मैनेज्ड वे में नहीं चलेंगे तो दिक्कत ज़्यादा होगी। ट्रायल करना होगा, कर सकते हैं, एक्सपेरिमेंट करिए, कोई इशू नहीं है। रीवर्क के लिए तब रेडी रहिए। नेक्स्ट चीज़ यहाँ पे देखे हैं तो दोनों लोग अपने हिसाब से सही दिमाग लगाए हैं और दोनों चीज़ पॉसिबल है। जो सीटें हैं, अदिति क्या आप इसमें डिवाइड कमांड यूज़ की हैं? जी सर। ओके, अंकित आपको पता है डिवाइड कमांड? नो सर, एक बार आप टाइम कर दीजिए। ठीक है, कमांड स्टडी में जस्ट दूसरे या तीसरे दिन हम लोग के डिवाइड कमांड आनी थी। जैसे हम लोग आर्क एक दिन पढ़े हैं, अब बाउंड्री होता है, सर्किल होता है, फिर अगला डिवाइड ही था, तो ये हम आज ही पढ़ा दे रहे हैं, दोनों का ठीक ठाक क्लियर हो जाएगा। अच्छा, आप लाइन वेट भी यूज़ कर रही हैं, ठीक है, काफ़ी चीज़ सही से डिस्कस करनी पड़ेगी। मतलब मेरे स्टूडेंट्स पहले ही से बाइक पे सवार हैं, रेसर बाइक चला भी रहे हैं, अब हमको ट्रेनिंग देनी है। ठीक है, बढ़िया है। ठीक, मैंने कोई भी लाइन ले ली, इसकी लेंथ मुझे अभी नहीं पता, अलाइंड लेंथ क्वेरी कर ले रहे हैं, और अब मुझे एक काम मिला कि इसको 5 बराबर भाग में बांटना है, तो सिंपल DIV एंटर करना है, डिवाइड। और जब भी कोई कमांड पहली बार दें तो प्रॉम्प्ट को फॉलो करना है। प्रॉम्प्ट कर रहा है सेलेक्ट ऑब्जेक्ट टू डिवाइड, सेलेक्ट कर दिए, तुरंत कह रहा है एंटर नंबर ऑफ सेगमेंट्स, तो 5 भाग में बांटना था, मैंने कहा 5, एंटर। कह रहा है टाइप ए कमांड, मतलब उसने डिवाइड कर भी दिया और बाहर भी आ गया कमांड से। अगर हम लाइन को ऐसे सेलेक्ट कर रहे हैं तब तो कुछ नहीं पता चल रहा है, लेकिन अगर ऐसे सेलेक्ट कर रहे हैं तो डिवीज़न वाले पॉइंट्स दिखाई दे रहे हैं। अगर हम लोग मिड पॉइंट के ग्रिप को इग्नोर कर दें तो टोटल 1 2 3 4 5 सेगमेंट बने हुए हैं। तो वो ऐसे क्यों नहीं दिख रहे थे, ऐसे क्यों दिख रहे थे? क्योंकि अगर हम लोग लाइन को थोड़ा हटाएं, एक मिनट, अगर हम लोग लाइन को थोड़ा हटाएं और फिर ऐसे सेलेक्ट करें तो थोड़ा सा पिक्चर क्लियर होगी।
कि दरअसल लाइन को डिवाइड कमांड ने नहीं तोड़ा है, उसने कुछ और पॉइंट्स रख दिए हैं जिससे वो लाइन उतने डिवीज़न में दिख रही थी। लेकिन ये पॉइंट ऐसे विजिबल क्यों नहीं हो रहा है, देखें ऑनलाइन क्लास में शायद ये ना दिखाई दे रहा हो, ऑफलाइन में इतने पे दिखाई देने लगता है कि हाँ यहाँ पे भी एक पॉइंट पड़ा हुआ है। तो छोटे छोटे पॉइंट बने हुए हैं, उन पॉइंट्स की स्टाइल एक सेट है इस समय कि केवल एक पिक्सल का दिखाएगा। यूटिलिटीज़ में, सॉरी, ड्राफ्टिंग एनोटेशन में, होम में, यूटिलिटीज़ में, जहाँ पे हम लोग डिफ़ॉल्ट वे में आए हुए हैं, एक ऑप्शन है पॉइंट स्टाइल। इसमें देखेंगे तो ये पॉइंट स्टाइल डॉट दिया हुआ है। अगर आप कोई और पॉइंट स्टाइल ले लें तब वो ऐसे विजिबल हो जाएंगे। ठीक है, अब हम फिर से एक लाइन ले रहे हैं, फिर से डिवाइड कर रहे हैं, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट 5 सेगमेंट्स। अब ये चीज़ बहुत क्लियरली विजिबल है, 1 2 3 4 5 सेगमेंट बन रहा है। पॉइंट स्टाइल हमारा यहाँ यूटिलिटीज़ में आ रहा था, और कमांड में इसको हम लोग दे सकते हैं PTYPE, पी टाइप। कोई सा भी पॉइंट स्टाइल देंगे इन दोनों के अलावा तो ठीक ठाक विजिबिलिटी है। ये एकदम ब्लैंक है, इसमें डॉट है, और बाकी सब में कुछ ना कुछ तो है। अगर लाइन को डिवाइड किया तो उसने इक्वल सेगमेंट्स में इसको बांट दिया है, जितना भी होगा। क्लियर ही है, लास्ट सेगमेंट भी वही होगा। ठीक है, यही लाइन के बगल में एक पॉली लाइन दिख रहा है। पॉली लाइन भी शुरुआत में से क्लिक क्लिक करते जाएं तो लाइन की तरह दिखाई देता है, लेकिन सेलेक्ट करेंगे तो ये पूरी लाइन सेगमेंट एक ऑब्जेक्ट है। ठीक है, कनेक्टेड सेगमेंट है। अगर आप इसको डिवाइड करेंगे तो ये पूरी लेंथ को डिवाइड करेगा। DIV एंटर किया, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट में एक ही बार में सेलेक्ट हो गया। हम 5 ही सेगमेंट दे रहे हैं, तो देखें पहला कट यहाँ मारा है, दूसरा इस पे कहीं नहीं मारा, यहाँ ले जाके मारा है, तीसरा टर्न होने के बाद। तो एक्चुअली ये वाली लेंथ इज इक्वल टू दिस प्लस दिस प्लस दिस इज इक्वल टू दिस प्लस दिस इज इक्वल टू दिस प्लस दिस इज इक्वल टू दिस। क्रॉस चेक करना हो तो जहाँ पे सीधी मेजरमेंट पॉसिबल है कर लीजिए, जहाँ पे सीधी नहीं पॉसिबल है तो सबको अलग अलग करके जोड़ के क्रॉस चेक कर लीजिए। ठीक है, अब ये जोड़ के तब पता चलेगा। कैलकुलेटर निकालिए या फिर गुणा भाग, तो सिंपल पेन पेंसिल। ठीक है, तो दिस इज इक्वल टू दिस प्लस दिस। ये था पॉलीलाइन। पॉलीलाइन में भी केवल सीधी लाइन सेगमेंट्स नहीं है, बल्कि आर्क्स भी आती हैं, और आप इसको भी डिवाइड करें तो भी सेम चीज़ आती है। फिर से 5 सेगमेंट दे रहे हैं, तो ये कर्व सरफेस पे भी वो सिमिलर हिसाब से डिवाइड कर दिया है। आप अगर सर्किल ले लें, सर्किल को डिवाइड करें, तो अभी जब तक हम लोग स्ट्रेट लाइन या ओपन लाइन सेगमेंट्स को डिवाइड कर रहे थे तो 5 सेगमेंट के लिए 4 पॉइंट बना रहा था, लेकिन अगर क्लोज शेप लेंगे तो 5 सेगमेंट के लिए 5 पॉइंट आएंगे, और सर्किल के केस में ये एब्सोल्यूट 0 से शुरू करके वहीं पे ख़त्म कर दे रहा है। अगर रेक्टेंगल ले लें तो वो अपर लेफ्ट कॉर्नर से शुरू करके तब करेगा डिवाइड 5 सेगमेंट। तो यहाँ अपर लेफ्ट से शुरू किया, वहीं पे ख़त्म किया, 5 पॉइंट जनरेट किया। और रेक्टेंगल भी चूंकि पॉलीलाइन ही होता है तो प्रोसीजर वही सेम है। ठीक है, ठीक है, तो फिर से मैं स्ट्रेट लाइन पे आ रहा हूँ और डिवाइड कमांड का एक अंदर का ऑप्शन दिखा रहा है। यहाँ भी कह रहा था सेलेक्ट ऑब्जेक्ट टू डिवाइड, क्लिक कर दिए थे। नंबर ऑफ सेगमेंट जब मांग रहा है तो उसी समय एक ऑप्शन दे रहा है ब्लॉक का, वो भी ठीक ऑप्शन है, यूज़ कर सकते हैं। अभी स्कैप कर रहे हैं, उस ऑप्शन को यूज़ करने के लिए हम लोग को कुछ ब्लॉक बनाना पड़ेगा। अभी जैसे आप लोग से कह रहे थे कि डोर विंडो का हम लोग ब्लॉक बनाएंगे, तो ये है वही चीज़।
अभी हम कोई सिंपल सी ड्राइंग ले रहे हैं। एक एरो हेड का ब्लॉक बना रहे हैं। ऑर्थो ऑफ कर लिए, थोड़ा सा इधर गए, थोड़ा परपेंडिकुलर गए, भाई साहब को मिरर कर दिए, तो बीच वाले भाई साहब को ट्रिम कर दिया। देखने में ठीक ठाक सुंदर एरो तैयार हो गई। अभी ये सारे अलग अलग ऑब्जेक्ट्स हैं। ब्लॉक बनाने के लिए मैंने बी एंटर किया, ब्लॉक। अभी मैं ब्लॉक कमांड नहीं पढ़ा रहा हूँ, अभी केवल डिवाइड ही पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, जब ब्लॉक कमांड आएगी तो 1 हफ्ता चलेगी कम से कम। ठीक है, ब्लॉक बनाते समय 3 बेसिक काम करने हैं: नाम, पिक पॉइंट, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट्स। ये डिफ़ॉल्ट में ऑफ रहता है, मैं ऑफ कर दे रहा हूँ। अभी इसका नाम हम सिंपल रख रहे हैं AH, एरो हेड, क्योंकि अभी हमको आगे नाम टाइप करना है तो हम छोटा ही रखें। पिक पॉइंट इसका नोक पे दे दे रहे हैं। सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, सभी को सेलेक्ट किया, एंटर कर दिया। पिक पॉइंट के लिए इस बटन पे क्लिक किए थे, विंडो हट गई थी, ये पॉइंट दे दिए थे। सेलेक्ट ऑब्जेक्ट के लिए इस बटन पे क्लिक किए थे, विंडो हट गई थी, सारी ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करके एंटर कर दिए थे। अब यहाँ पे प्रीव्यू भी दिखाने लगा। 3 काम था: नाम, पिक पॉइंट, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट। ओके, अब सेलेक्ट करेंगे तो केवल एक ही क्लिक में पूरा सेलेक्ट हो जा रहा है। इसी को हम लोग सिंपली ब्लॉक बोलते हैं। और ये ब्लॉक का कई फ़ायदा होगा, जिसमें से एक फ़ायदा है कि आप कहीं किसी एक ब्लॉक में अगर कोई चेंज करेंगे, फॉर एग्ज़ाम्पल चलिए यहाँ पे कुछ ऐसे ही रख देते हैं। किस लेयर पे चला गया भाई ये? मैंने एक ब्लॉक में अंदर जाके कुछ चेंज किया तो वो हर जगह पहुंच गया, ये पहला फ़ायदा है। अभी सेम चीज़ फिर से जा रहे हैं, ब्लॉक पे डबल क्लिक, ओके, एक जगह फिर चेंज किए, सेव किए तो वो हर जगह पहुंच गया। ठीक है, ब्लॉक में अभी इतना ही। वापस आते हैं डिवाइड पे, DIV एंटर, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, नंबर ऑफ सेगमेंट से पहले हमने ब्लॉक ऑप्शन ले लिया, कह रहा है एंटर नेम ऑफ ब्लॉक टू इंसर्ट, हम कहे AH एंटर। यहाँ पे स्पेस बार मत दबाइएगा, जब AH एंटर करना होगा, क्योंकि आप नाम टाइप कर रहे हैं तो वहाँ पे स्पेस मतलब स्पेस और एंटर मतलब एंटर। ठीक है, तो यहाँ पे कीबोर्ड से एंटर प्रेस करिएगा। अभी पूछ रहा है अलाइन ब्लॉक विथ ऑब्जेक्ट, यस या नो। हम कह दे रहे हैं डिफ़ॉल्ट ऑप्शन Y है, मतलब यस। ठीक है, हम यस ले लिए। अब पुराना ऑप्शन दिया, एंटर नंबर ऑफ सेगमेंट्स, हम कह रहे हैं वही 5। ठीक है, अब ये आप लोग को कुछ देखा देखा डायग्राम लग रहा होगा। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल और इस टाइप के जितने सब्जेक्ट हैं स्ट्रक्चर वाले, सब में आप लोग को ये लोड वाला दिख रहा होगा। वापस से एक और लाइन बनाते हैं, फिर से डिवाइड, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, ब्लॉक, AH एंटर। इस बार अलाइन नहीं कर रहे हैं तो यहाँ से नो ले सकते हैं या N एंटर कर सकते हैं। नंबर ऑफ सेगमेंट थोड़ा बढ़ा देते हैं, 10 कर दे रहे हैं। ठीक है, ये आपका UDL हो गया, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। तो अगर आप, हालांकि आप लोग तो स्टूडेंट हैं भाई, फिर भी प्रेजेंटेशंस में अगर सुंदर ड्राइंग बनानी हो स्ट्रक्चर की तो इस तरह से हो सकती है। टीचर लोगों को हम जब पढ़ाते हैं कैड का तो कहते हैं भाई जब आप एग्जामिनेशन पेपर सेट करें तो अगली बार इस तरह से एरो दीजिए, कहीं UDL दिखाना हो तो। ऐसे ही सर्कल ले लिए, डिवाइड, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, ब्लॉक, एरो हेड, अलाइन कर दो भाई 20 सेगमेंट, ये इनसाइड प्रेशर हो गया, थिन शेल्स। फिर से ले रहे हैं डिवाइड, नंबर ऑफ सेगमेंट 20 था शायद, अरे भाई ब्लॉक लेना है, सॉरी, B एंटर, एरो हेड, अलाइन इस बार क्या करें, नहीं करने पे गड़बड़ा जाएगा, यहाँ पे दूसरा जुगाड़ करना पड़ेगा। सॉरी, मैं सोच रहा था एक्सटर्नली प्रेशर अप्लाई करें, एक्सटर्नली अप्लाई करने के लिए दूसरा जुगाड़ है।
इसमें से एक ब्लॉक पकड़िए, डबल क्लिक करिए, ओके कर दीजिए और इस एरो हेड को मिरर कर दीजिए इसके नोक पे। इरेज सोर्स यस, उधर से पलट के इधर कर दिए, इंटरनल की जगह एक्सटर्नल हो गया होगा। ठीक है, मुझे थोड़ा सा ये मिस कर गया था तो हम इस पर सोच रहे थे अलाइन ना करके कर दें। अलाइन नहीं करते तो फिर वो एक ही डायरेक्शन में सारी एरो रख देता, कोई मतलब नहीं था उसका। मतलब इस टाइप से रख देता सर्किल पे भी। तो अभी डिवाइड टूल का ही आप लोग ठीक ठाक देखे, मन भर यूज़ है। इसमें हम एक उदाहरण देते हैं कि मेरा काम है आपको छन्नी हथौड़ी का यूज़ दिखाना। एक छेनी लिया, एक हथौड़ी लिया और दिखा रहे हैं कि ठुक ठुक मारेंगे ऐसे काटेगा। हम सारे उस टूल के सारे यूजेज नहीं बता सकते, इम्पॉसिबल सा है। उसी टूल से मूर्ति भी बन सकती है और उसी टूल से बिल्डिंग भी गिर सकती है। यूज़ अनलिमिटेड टाइप के हैं, सिचुएशनल है। वो आप ही लोगों को सिचुएशंस पे डिवाइस करने होंगे कि हम क्या यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, जितना हमको पता है हम उतना ही बता पाएंगे यूजेज। अब आ जाएं अपने इस टारगेट पे। डिवाइड ठीक ठाक हो गया। लेयर में एक सजेशन, जब आप टेबल चेयर के लिए लेयर रखिए, दोनों लोगों में करेक्शन है ये वाली, अभी कुछ तो रखे थे। टेबल एंड चेयर लिखा है, इसकी जगह हम लोग प्रेफर करते हैं फर्नीचर्स। और फर्नीचर में भी आप चाहें तो दो तरह का रख सकते हैं। जैसे हम लोग अपने ऑफिस का टेम्पलेट खोल रहे हैं तो इसमें आपको कुछ लेयर्स दिख जाएंगे। चूँकि आप लोग लेयर अच्छे से यूज़ कर रहे हैं तो हम तीसरे चौथे दिन इसको इंट्रोड्यूस कर दे रहे हैं। देखिए, हम लोग कारपेंट्री की लेयर दो तरह की रखते हैं, कारपेंट्री ए, कारपेंट्री बी। कारपेंट्री ए जो है, आप लोग अगर किसी का घर बनते समय प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व हुए हों तो आपको दो तरह के कारपेंटर दिखेंगे साइट पे। एक जो है वो राजगीर मिस्त्री के साथ यानी मैसोनरी वाले कारीगरों के साथ ट्यून अप करके काम करते हैं और दरवाज़ा, खिड़की और रोशनदान लगाते हैं, डोर, विंडो, वेंटिलेटर। तो वो वाले कारपेंटर अलग रहते हैं। और दूसरे होते हैं जो फर्नीचर्स, वार्डरोब्स ये सब बनाते हैं। फर्नीचर हम कहेंगे मोस्टली जो मूवेबल हैं, टेबल, चेयर, सोफ़ा, ये सब। और इमूवेबल में वार्डरोब्स, कैबिनेट्स या फिर सेक्शनल वाले होते हैं, वो सब भी आ जाते हैं। सेक्शनल सोफ़ा कभी कभी वो आते हैं मूवेबल में, कभी नहीं आते हैं, वो सिचुएशनल है। मोस्टली वार्डरोब और कैबिनेट जो कि इमूवेबल फर्नीचर है, बट ये दोनों काम एक ही तरह के कारपेंटर करते हैं। इस टाइप के कारपेंटर की आपको दुकानें जैसे कुसमी जंगल के पास मिलेंगी, जहाँ पे लकड़ी बहुत ईजिली हो, बड़ा बड़ा लकड़ी का लट्ठा दिखाई देगा। और जो फर्नीचर वाले आपको दिखाई देंगे वो लोग शोरूम लगा के बैठते हैं मोस्टली। भाई बहुत छोटा होगा तो छोटा शोरूम लगाया होगा, बड़ा होगा तो बड़ा लगाया होगा। तो इसलिए हम लोग दोनों की कैटेगरी बांट दिए हैं, कारपेंट्री ए बी। और फिर उसमें फर्नीचर्स और डोर, विंडो और वार्डरोब, कैबिनेट, ये सब अपने हिसाब से अलग रखे हैं। ये सब हम लोग अपने सुविधा से रखे हैं, आप लोग अपने सुविधा से रख सकते हैं। अगर टेबल चेयर रखेंगे तब लेयर बहुत ज़्यादा हो जाएंगी। ठीक है, जबकि देना एक ही कारीगर को है और यूजेज लगभग सेम है। ठीक, ऐसे ही अदर लेयर भी आएंगी। इलेक्ट्रिकल वाले कारीगर को देना होगा तो ये सब लेयर्स आएंगी। एलिवेशन की लेयर्स अलग हैं, कुछ हम लोग चीज़ें इंपोर्ट करते हैं तो अलग हैं। लॉन में चले जाएंगे तो लैंडस्केपिंग वाला आएगा। इंटीरियर में जाएंगे तो, हालांकि यहाँ पे तो भी कम दिख रहा है, इंटीरियर में और ज़्यादा, जितना 100-150 लेयर बन जाती हैं उसमें अलग से। प्लम्बर के लिए अलग लेयर, प्रिंटिंग में पेज सेटअप और टाइटल ब्लॉक और पेपर पेज बॉर्डर, इन सब के लिए अलग लेयर। स्ट्रक्चर में आ जाएंगे तो बीम के लिए अलग, कॉलम के लिए अलग, फाउंडेशन के लिए, एमएस सेक्शन के लिए, प्रोजेक्शंस के लिए, शटरिंग के लिए, स्लैब के लिए, स्टेयर के लिए, वॉल के लिए। कुछ हम लोग स्विमिंग पूल का भी एक दो काम किए हैं तो भाई वो भी है, प्लस वास्तु की करेक्शंस है। ये सब हम लोग अपने हिसाब से रखे हैं। अभी शॉर्ट में आप लोग को अगर कहें तो बताना था कि फर्नीचर लेयर आप लोग रखें तो बेटर है। फर्नीचर में फिर डिटेल और डायमेंशन चाहे तो आप लोग एक ही पे रख सकते हैं या फिर दोनों अलग अलग रख सकते हैं। डायमेंशन में मेजरमेंट और डिटेल में टेक्सचुअल डिटेल्स। ठीक, कभी कभी हम लोग उस दोनों एक ही में कर लेते हैं,
जब सिचुएशनली एक ही तरह का रहता है। चलिए, अभी आप लोग का काम बहुत छोटे में निपट जाएगा। यहाँ पे केवल लेयर का नाम थोड़ा सा बदल लेना रहेगा। ये TB&CH जो लिखे हैं इसकी जगह आप फर्नीचर ब्रैकेट में या फिर डैश मार के M लिख सकते हैं, यानी मूवेबल। और फिक्स हो तो फिक्स, या फिर सिंपल फर्नीचर, वार्डरोब, कैबिनेट, ये कैटेगरी रख सकते हैं। ठीक, अब मुद्दे पे आते हैं। आप लोग की लेयर करंट कर दिया। जो किया आप लोगों ने, दोनों लोग का तरीका सही है, क्योंकि एक ने एक किया दूसरे ने दूसरा, तो इसलिए हम दोनों हल्का हल्का एक्सप्लेन कर दे रहे हैं। पहले आते हैं अदिति जी पे। अभी इसको एक बार हम डिलीट करके दोबारा बना दे रहे हैं। यहाँ पे ऑफसेट वाली समस्या भी थी, वो भी तुरंत से डिस्कस कर दें। जब हम लोग ऑफसेट कमांड लेते हैं तो इसमें नीचे सेटिंग देखेंगे, एक आता है लेयर सोर्स है। ये नॉर्मली जो कमांड लाइन है वो ऐसे दिखाई देती है, तो इसकी सेटिंग दिखाई नहीं देती है। तो हम लोग इसको थोड़ा सा बड़ा करके रखते हैं ताकि 2-3 लाइन हम लोग को दिखाई दे। तो जब दिखाई देगी तो इसमें देखिए, यहाँ पे हमने O एंटर किया, ऑफसेट कमांड शो कर दिया फुल कैपिटल लेटर में कि ये कमांड चलने वाली है। करंट सेटिंग्स उसकी दिखाया कि सोर्स को इरेज नहीं करना है, लेयर सोर्स की मेंटेन रखना है। यही अदिति जी पूछ रही थी। ऑफसेट गैप टाइप बाद में डिस्कस हो जाएगा, अभी ज़रूरत नहीं है। ये पॉलीलाइन पे ऑफसेट करने में कॉर्नर की ट्रीटमेंट से रिलेटेड है, इतना अभी हम लोग को ज़रूरत ही नहीं है। और उसके बाद सेटिंग ये 3 थी। उसके बाद यहाँ से अपनी कमांड पूछ रहा है कि डिस्टेंस बताइए, थ्रो करेंगे कि नहीं। अगर हम लोग को लेयर करंट रखनी है, लेयर में 2 ऑप्शन मिलेगा। फिलहाल ये सोर्स पे ले रहा है, ऑप्शन चेंज करना है तो लेयर ऑप्शन लीजिए। तो देखिए दोनों ऑप्शन दे रहा है, सोर्स या करंट। तो अदिति जी को चाहिए था कि हम अगर ये लेयर करंट किए हुए हैं स्टडी टेबल, तो जब हम इससे ऑफसेट करें तो मेरे करंट लेयर पे उसको आना चाहिए। तो ऑफसेट लिए, लेयर पे चले गए, इसमें हम कहे करंट लेयर। अब आप थ्रो ऑफसेट लीजिए, अब वो काम करेगा। 24 एंटर किया तो देखिए मेरे इस लेयर पे आ रहा है। ठीक, हालांकि इससे हम लोग बचते हैं। हम लोग को मोस्टली करंट लेयर पे नहीं चाहिए रहता है, मोस्टली सोर्स लेयर पे ही चाहिए रहता है। जैसे आप लोग जब दीवार बना रहे हैं तो दीवार का ऑफसेट बना के दीवार ही बना रहे हैं ज़्यादातर, तो मोस्ट केसेस में वही चाहिए रहता है। जहाँ 1-2 जगह एक्सेप्शनल चाहिए तो हम लोग फिर इससे मैच प्रॉपर्टीज़ कर लेते हैं, वो भी तुरंत से बता दे रहे हैं। अदिति, आपका यहाँ पे प्रॉब्लम सॉल्व हो गया है क्या, जो पूछी थी आप? ठीक, ऑफसेट फिर से ले रहे हैं। हम लोग प्रेफर करते हैं सोर्स लेयर ही, तो उससे ये वाली समस्या आई कि भाई ये वाल लेयर पे आ गया, तो पहली बार हमको कहीं ना कहीं तो लेयर बदलना पड़ेगा मैनुअली। और बाद में हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से मैच प्रॉपर्टीज़ ले लेते हैं। प्रॉम्प्ट है सेलेक्ट सोर्स, क्लिक कर दिया, सेलेक्ट डेस्टिनेशन, क्लिक कर दिया, तो जस्ट 2 क्लिक में ये उस लेयर पे चला गया, उसकी प्रॉपर्टी एक्वायर कर लिया। तो हम लोग को ये ज़्यादा आसान लगता है कि ऑफसेट में सोर्स लेयर मेंटेन रखें, और चेंज करना है तो एक ही 2 जगह होगा, तुरंत मैच प्रॉपर्टीज से चेंज कर लें। अब डिवाइड पे वापस आएँ। ये डिवाइड कमांड देने से पहले याद दिला दें कि मैंने यूटिलिटीज़ में पॉइंट स्टाइल चेंज कर रखी है। ठीक है, डॉट नहीं है, यानी कि डिवाइड करेंगे तो दिखाई देगा। div एंटर, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट टू डिवाइड। तो हमारा 22 फीट का डिस्टेंस है। एक नॉर्मल स्टैंडर्ड स्टडी टेबल 3 फीट की रहती है लगभग, मतलब आपके घर में जो भी आपकी स्टडी टेबल हो नापेंगे तो 2 फीट से 3-4 फीट के बीच में मिलेगी। मतलब 2 फीट बहुत छोटा हो जाएगा और 4 फीट बाकायदे बढ़िया वाला बड़ा हो जाएगा, वर्किंग टेबल हो जाएगी 4 फीट पे। तो मतलब उस पर आप सिस्टम भी एक तरफ रख लें और बाकायदे बड़ा सा पेज रख लें तब भी हो जाएगा। नॉर्मली 3 फीट की स्टडी टेबल रहती हैं। तो अगर हम 3-3 फीट का निकालें तो यहाँ पे 22 फीट है, 7 सेगमेंट बहुत ईजिली बन जाएंगे। तो सेलेक्ट किया, नंबर ऑफ सेगमेंट 7 एंटर कर दिया। क्रॉस चेक करने के लिए 2 जगह डायमेंशन नाप लिए, एक शुरू में कहीं, एक बीच में कहीं,
बहुत भयंकर क्रॉस चेक करना है तो चलिए बाद में भी एक बार नाप लिए, ठीक। तो ये इक्वल आ गया। ये ट्रीटमेंट भी दे सकते हैं क्योंकि 3 फीट से ज़्यादा है, तो आप अपने मिस्त्री से कह सकते हैं बढ़ई से कि भैया यहाँ से लेके यहाँ तक 7 टेबल निकालना है, और मेज़रमेंट तो भाई इतना डिटेल में नहीं जाना है। डायमेंशन स्टाइल में आ रहे हैं, मॉडिफाई कर रहे हैं, प्राइमरी यूनिट्स, प्रिसीजन में जो इंच है इसको आप देखेंगे तो 1 इंच, आधा इंच। अब जैसे जैसे प्रिसीजन बढ़ा रहे हैं तो उसका आधा होता चला जा रहा है, चौथाई, 1/8, 1/16, 1/32। तो जो 1/8 वाला है इसको कॉमन भाषा में हम लोग एक सूत बोलते हैं, 1/8 इंच को। मतलब अगर हम कहें कि 3 सूत का सरिया है, यानी कि 3/8 इंच का सरिया है, ठीक है, जो MS रॉड होती है। ऐसे ही हम कहें कि प्लाई हमारी 18 सूत की है, तो यानी कि वही 18/8 इंच की है, जो भी 1/8 को हम लोग एक सूत बोलते हैं। तो इतना हम लोग कॉमन बोलचाल वाला ले सकते हैं, इतना ही प्रिसीजन बहुत है। तो हम अपने बढ़ई को बता सकते हैं कि भैया 7 बराबर टेबल बना दीजिएगा, और आप नापेंगे तो लगभग इतना आएगा, 3 फीट पौने 2 इंच आएगा, ठीक। ये लगभग बता देना उनसे ज़रूरी है, कहीं ऐसा ना हो कि बाद में वो जब 3 फीट और पौने 2 इंच रखते चले जाएं तो अंतिमम जाके 1-2 इंच फंसने लगे तो फिर आप पे ब्लेम चला जाए। तो ब्लेम नहीं लेना है, उनको पहले ही क्लियर कर देना है कि भैया ये लगभग दूरी है, लास्ट वाला 1-2 टेबल अपने हिसाब से एडजस्ट कर लीजिएगा। तो एक ये इंस्ट्रक्शन भी देना आसान है कि इक्वल सेगमेंट है, लगभग ये डिस्टेंस है। और एक ट्रीटमेंट ये किए हैं, ये भी अच्छी है कि 22 फीट था तो हमने देखा कि 7 त्रिका 21 फीट तो 3-3 फीट पे हो जा रहा है। तो बीच की अगर हम 5 टेबल 3-3 फीट की रखें और बचा हुआ 1 फीट किनारे किनारे की टेबल में दे दें, तो वहाँ पे कुछ फिक्सचर या कुछ डेकोरेटिव आइटम रख के उस टेबल को हम लोग बड़ा कर सकते हैं। तो यहाँ पे कुछ डेकोरेटिव भी हो जाएगा और किनारे की 2 सिमेट्री हम लोग को मिल जाएगी। उस केस में इन्होंने ये भी काम ठीक कर दिया कि सामने सामने की टेबल को सेम साइज का रखा, 3.5 और बाकी इधर 3-3 फीट जाने दिया, ये भी अच्छा है। आर्किटेक्ट की फाइल देखेंगे तो उन्होंने यहाँ पे सारी टेबल 3-3 फीट की रखी हैं। मतलब जो ये विकास भारती का हमको जो फाइल मिला था तो उसमें ये सारी टेबल 3-3 फीट की थी। तो यहाँ पे भी कारपेंटर को इंस्ट्रक्शन देने में आसानी हो, इसीलिए ऐसा किया गया था कि भैया यहाँ पे सारा टेबल बराबर निकाल देना और इधर वाले में सारा 3-3 फीट रख देना, ठीक है। इवन उनके केस में भी जो आर्किटेक्ट ने बनाया हुआ है तो उसमें भी अंतिम वाले टेबल में वो छोटा बड़ा किए हुए हैं। तो आप इक्वल भी कर सकते हैं, छोटा बड़ा भी कर सकते हैं अगर इसमें ध्यान जा रहा हो। देखिए ये टेबल थोड़ी बड़ी है, ये भी थोड़ी बड़ी है, बीच की सब बराबर है, ठीक है। तो यहाँ पे सेगमेंटेशन का मतलब सिंपल है कि आप इंस्ट्रक्शन बढ़ई को कैसे देने वाले हैं। आपके हाथ में जो ड्राइंग है आप उसको ऑलमोस्ट लेमैन को समझा सकते हैं कि नहीं, समझा ले जाएंगे सो गुड, टारगेट वही रहता है। अब यहाँ वाले पे वापस आ जाएं, लेयर हमारी करंट यही है, एल एंटर, क्लिक क्लिक, पहले पे तो कर दिए। अब ऑफसेट ले रहे हैं, थ्रू ऑफसेट ले रहे हैं, तो इस ऑब्जेक्ट पे क्लिक करें और पॉइंट पे क्लिक करें तो ये हमारा ऑफसेट उसके थ्रू पास होने लगेगा। एक तो ये तरीका दिख रहा है, मतलब हमको बार बार डिस्टेंस नहीं देनी है, क्लिक क्लिक करके ऐसे जा सकता है। दूसरा एक तरीका है, सॉरी, फिर से मैंने ऑफसेट लिया और इस बार थ्रू ऑप्शन की जगह हम डिस्टेंस ही लेना चाह रहे हैं। जो डिस्टेंस है वो हम लोग टाइप करके भी दे सकते हैं और 2 जगह क्लिक करके भी दे सकते हैं। जैसे अगर मैंने मान लीजिए एक क्लिक यहाँ किया, एक क्लिक सीधे यहाँ किया, ये टोटल 22 फीट की दूरी मैंने क्लिक करके बताई है। अब अगर हम कोई ऑब्जेक्ट ऑफसेट करें तो सीधे 22 फीट पे ऑफसेट हो रही है, ठीक है। तो सिमिलर वे में अगर कोई ऐसी डायमेंशन है जो बहुत ऑड है तो हम लोग टाइप करने की जगह वो एंटर, जब डिस्टेंस मांगा
तो क्लिक और क्लिक सीधे दे दिए। अब वो दूरी उठा चुका है, अब केवल सेलेक्ट ऑब्जेक्ट और साइड देते चले जाइए, बनता जाएगा। दोनों ऑप्शन पॉसिबल है। एरे भी दे सकते हैं, एरे भी बताया नहीं है इसलिए भी छोड़ दे रहे हैं उसको। ठीक है, अभी इसमें काम बचा है। ये थोड़ा सा मेरे पॉइंट मोस्ट ऑफिसेज में इतना काम सफिशिएंट है, लेकिन मुझे लगता है कि इसको थोड़ा और कंप्लीट होना चाहिए। लेयर आइसोलेट कर रहे हैं तो देखिए, जब हम लोग फर्नीचर लेयर पे आ रहे हैं तो यहाँ पे ये अधूरी लग रही हैं। तो इन लोग को पूरा करने के लिए थ्रो ऑफसेट कर लीजिए, यहाँ पे भी रख लीजिए, यहाँ पे भी रख लीजिए, और इनको पीछे भी रख लीजिए, ताकि जब हम लोग फर्नीचर की ड्राइंग देने वाले हों तो हम लोग के पास एक कंप्लीट ड्राइंग पहले ही से अवेलेबल हो। शुरू में जितना मेहनत कर लेंगे, बाद में उतना भागा दौड़ी आपाधापी कम रहेगी। ठीक है, अब यहाँ पे ओवरलैपिंग ऑब्जेक्ट्स हैं, इतना हमें पता है। कई लाइनें हैं, वो लाइन भी बहुत क्लियर दिखाई देती है कि ये फर्नीचर वाली है, ये दीवार वाली है। दीवार वाली दो क्यों है ये मुझे नहीं पता। यहाँ पे केवल दो ही लाइन है, ये वाला ठीक है। यहाँ वाले पे कुछ गड़बड़ हो गया है, एक डिलीट कर दिया, अब दो बची। ठीक है, तो मेरे हिसाब से ये बेटर तरीका है। चार, इसमें टाइम देखें, ठीक है। आज हम लोग स्टेयरकेस भी पढ़ने वाले थे, मुझे लग रहा है दोनों लोग का ठीक ठाक डिस्कशन हो गया है। ठीक है, स्टेयरकेस आगे बढ़ाते हैं। डायमेंशन, चलिए अभी इसको हम केवल जूम ही कर ले रहे हैं। एक लेयर बना लिए, हम जो लेयर सेलेक्ट करके न्यू लेयर बनाते हैं तो नई लेयर इस सेलेक्टेड लेयर की प्रॉपर्टी एक्वायर कर लेती है। मैंने न्यू लेयर बनाया तो देखिए वॉल की प्रॉपर्टी एक्वायर कर लिया है। नाम मैंने दे दिया स्टेयर, आपने कैपिटल दिया है तो हम भी कैपिटल ही दे रहे हैं। ठीक है, स्टेयर लेयर को करंट लेयर कर दिए, और अब यहाँ पे थोड़ा सा अध्ययन कर रहे हैं। हालांकि अगर हम लोग को ड्राइंग ही कॉपी पेस्ट करनी है तब तो भाई यहाँ पे बस स्टेयर देख के भी हम लोग ठीक ठाक अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यहाँ पे इक्वल डिस्टेंस बना दिया गया है, बीच में छोड़ दिया गया है। 8.5 फीट है तो 1.5 फीट छोड़ा है, 3.5 फीट का बना के 7 फीट ये, 1.5 फीट ये, 8.5 हो गया। उसी को घुमा के चला गया है। और इस साइड में अगर हम लोग स्टेयर काउंट करें, इसके लिए मुझे थोड़ा डेटा आप लोग को देना पड़ेगा। हम स्टडी मटेरियल में इतना रखते हैं, थोड़ा इजी डेटा। ग्रुप में भेज रहे हैं रेडी रेफरेंस के लिए। ये हार्ड एंड फास्ट रूल्स नहीं है, केवल कॉमनली यूज्ड स्टेयर डायमेंशन है। अगर आप रेजिडेंशियल स्पेस में स्टेयरकेस बना रहे हैं तो राइज एक स्टेप की अधिक से अधिक 7 इंच रखिए, और ट्रेड यानी पैर रखने की जगह, हालांकि अब मैं कहता हूँ कि भाई 10 इंच रखा करिए, लेकिन अभी इसी प्रोजेक्ट में 9 इंच यूज़ होगा तो ठीक है। 9 इंच मिनिमम, कम से कम 9 इंच पैर रखने की जगह रखिए। एक सजेशन अभी भी दे दे रहे हैं तुरंत कि ये 10 से कम मत रखा करिएगा। केवल इस प्रोजेक्ट में हम लोग 9 इंच के आसपास यूज़ किए हैं। अपने किसी प्रोजेक्ट में हम लोग इसको 10 इंच से कम नहीं रखते हैं। ठीक, चौड़ाई सीढ़ी की 3.5 फीट, जो सबसे कॉमन दरवाजे की चौड़ाई थी। चूँकि आप लोग ठीक ठाक दरवाजे पे भी काम किए हैं तो आप लोग को दिख जाएगा D3 या D1 ही ज़्यादातर जगह लगा हुआ है, और दोनों ही आपको दिखाई देगा। D3 भी 3.5 फीट का है और D1 भी 3.5 फीट का है। तो यही सबसे कॉमन चौड़ाई दरवाजे की भी है, सीढ़ी की भी है, और ये वो सफिशिएंट चौड़ाई है जिससे आप कोई भी ठीक ठाक बड़ा फर्नीचर भी किसी कमरे में या छत पे ले जा सकते हैं।
वही सीढ़ी की एक चौड़ाई 3.5 फीट स्टैंडर्ड ले ली गई है। कमर्शियल या पब्लिक स्पेसेस में राइज अधिक से अधिक 6 इंच लीजिए। जब आप सीढ़ी की राइज को कम कर रहे हैं, यानी कि आप सीढ़ी को कंफर्टेबल भी बना रहे हैं, और वो फ्लोर स्पेस ज़्यादा लेगी क्योंकि सीढ़ियों की काउंट बढ़ जाएगी। ट्रेड को भी यहाँ पे देखिए तो इससे बढ़ा लिया गया है, मतलब राइज को कम किया गया तो स्टेप काउंट बढ़ने से स्पेस ज़्यादा गई, और ट्रेड को भी हम लोग बढ़ा लिए तो उससे फिर स्पेस ज़्यादा कवर हुई। तो कमर्शियल या पब्लिक स्पेसेस पे सीढ़ियाँ ज़्यादा जगह कवर करती हैं, ठीक। और चौड़ाई यहाँ पे मिनिमम 3.5 फीट है। ये बहुत, हालांकि इसको हम लोग कहेंगे कि आप लोग अगर याद रखना हो तो 5 फीट याद रखिए। बस इस प्रोजेक्ट में चूँकि 3.5 फीट हुई है, इसलिए हम लोग इसको 3.5 रख दिए हैं, ठीक है। और जो दोनों प्रोजेक्ट आप लोग को देंगे अभी बिल्डिंग वाले, तो इसमें फ्लोर हाइट हम लोग 11 फीट लिए हैं। अब सिंपल कैलकुलेशन है कि हम लोग अभी इस स्टेयर पे फोकस्ड हैं। ये स्टेयर रेजिडेंशियल हो गई और ये पब्लिक प्लेस एक तरह से हो गया, क्योंकि हॉस्टल की सीढ़ी है, 25 बच्चे चढ़ेंगे। हालांकि बहुत लग्जरी हॉस्टल है तो बहुत ज़्यादा रूम्स नहीं बने हैं, और ऐसा नहीं कि एक एक रूम में 3-3 बच्चों को, 4-4 बच्चों को ठेल दिया जाएगा। तो बच्चे उतने ज़्यादा भी नहीं हैं, तो मॉडरेट साइज़ है, तो चौड़ाई इसलिए 3.5 फीट की चल गई है। लेकिन राइज ट्रेड को प्रॉपर रखा गया है। अगर हम लोग राइज 6 इंच रखें तो टोटल कितनी स्टेप चाहिए होंगी, इसके लिए कैलकुलेटर खोल ले रहे हैं। टोटल हमें 11 फीट चढ़ना है। अगर हम राइज 6 इंच रख रहे हैं तो एक बार में 1 फीट में 2 स्टेप चढ़ेंगे, तो 11 फीट में सिंपल है 22 स्टेप चढ़ेंगे। ये तो सिंपल सिंपल है। इसमें काउंट करके देखें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 11वां ये प्लेटफॉर्म हो गया। फिर 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22वां ये हो गया। तो ये थ्योरी यहाँ पे प्रूफ हो जा रही है कि भाई जो दिए हैं 6 इंच का राइज दिया है। रेजिडेंशियल स्पेस में आ जाए तो इन्होंने 19 स्टेप दी हुई हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19, ठीक। ऐसा क्यों दिया है? टोटल चढ़ना है 11 फीट, इंच में कन्वर्ट करें तो 132 इंच। एक स्टेप में हम लोग 7 इंच चढ़ रहे हैं, तो टोटल स्टेप हमें 18 से ज़्यादा चाहिए होंगी, ठीक है, यानी कि 19 चाहिए होंगी। तो वही 19 स्टेप इसमें दिया हुआ है। ये बहुत बेसिक सी कैलकुलेशन हो गई। अब इस पे वापस आए, इस वाले पे इसको हम अगले क्लास में डील करेंगे। फिलहाल अभी केवल इसको 3.5 फीट की चौड़ाई यहाँ मिल रही है, तो जब हम लोग इधर टर्न करेंगे तो यहाँ भी वही मिलनी चाहिए कम से कम। ज़्यादा मिल जाए ठीक है, कम ना मिले वही इधर जाने पे ये भी मिलेगी। ड्राइंग में आ जाए, किसी की भी ड्राइंग में आ जाते हैं। स्टेयर लेयर बन गई है। कलर थोड़ा सा बदल लेते हैं ताकि दिखाई दे, बस इतने के लिए। देखिए फिर वही बात आ गई, करंट लेयर और सोर्स लेयर। 42 इंच का ऑफसेट ले लिए, तीनों जगह से ले लिया। डायमेंशन थोड़ी देर के लिए ऑफ ही कर दे रहे हैं, चुभ रहा है आंख में, ठीक है। 3.5 इधर, 3.5 इधर, 3.5 इधर। ये छोटा क्यों बना है भाई? 2 टुकड़े में लाइन बनी हुई है। जितना क्लीन अप ड्राइंग लिया जाए उतना ठीक। ओके, यहाँ भी है, एक्सटेंड कर दे रहे हैं, अभी ठीक है। अगर हम लोग ये डिस्टेंस मेज़र करें, देखिए 10 स्टेप है, सॉरी 10 फीट से ज़्यादा दूरी है, तो 10 स्टेप बहुत इजीली बन जाएगी। 11वीं स्टेप खुद प्लेटफॉर्म है, तो इसमें ज़्यादा दिमाग ही नहीं लगाना है। ऑफसेट 12 का ले लीजिए और बस धुआंधार ऑफसेट करते चले जाइए, बन जाएगा।
शुरुआत में ये पहली सीढ़ी हम सिंपल ही रखते हैं, जैसे अब आप लोग की स्पीड फिर भी ठीक है। कई बच्चे ऐसे होते हैं जिनको एकदम मतलब इतने में ही हाथ पाँव फूलने लगता है, तो इसलिए ऑप्शन थोड़ा सा सिंपल वाला रखा गया है।